आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज, राइट, उद्योग। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे कल हम लोगों ने एग्रीकल्चर किया, तो वो वीडियोस हम मेरे दूसरे चैनल पे भी पड़ी हुई हैं, जहां पर आप देखना चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं। ओजांग आईएएस एकेडमी का एक और एजुकेशनल चैनल है, उसको अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रीज, राइट। इंडस्ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि द्वितीयक क्षेत्र के अंदर मानी जाती है। ये भूगोल और अर्थव्यवस्था के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करने का कार्य करती हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं और इंडस्ट्री यानी उद्योग के साथ लिखते हैं। नोट्स का मेरा मेथड क्या है, मैं हमेशा नोट्स अपने LWMI में बनाता हूं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आज हमारे पास कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हमें कम से कम समय में अगर कोई चीज ऐसे नोट्स हो, मैं केवल उतने ही शब्द पढ़ूं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, उसको हम लोग LWMI बोलते हैं। तो मेरी सारी क्लासेस LWMI बेस्ड चलती हैं, यानी लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन बेस्ड चलती हैं, और सब कुछ जो है वो फ्लो चार्ट इंटरकनेक्टेड होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है। इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो मैं जो है बेसिकली कॉन्सेप्टर और फाउंडेशन बैच देख रहा हूं, और यहां पर मैं आपको नेक्स्ट डायमेंशन पे ले जाने का प्रयास करूंगा, राइट। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री बहुत ही इंडस्ट्रियस वर्ड से निकल कर आई है, यानी उद्यमिता, आपको कार्य करते हुए दिखाई पड़ता है। दैट इज एक्शनेबल, यानी कि जो है वो आप कार्य में संलग्न होते हैं, उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाता है। अगर हम इसको अर्थव्यवस्था के हिसाब से यानी इकोनॉमी के हिसाब से देखें, इट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी इट इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, यानी ये द्वितीयक क्रियाविधि के रूप में जानी जाती है। लिखते जाए, दिस इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी, द्वितीयक क्रियाविधि के रूप में इसको जाना जाता है। लेकिन जैसा मैंने कल बताया था कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल है, मैं हर चीज में वाई जरूर लेकर आता हूं। बिना लॉजिक के पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेयर इंफॉर्मेशन पढ़ने से, तो इसमें एक बच्चे ने लिखा है कि सर मैं पढ़ता हूं लेकिन बहुत तेजी से भूल जाता हूं। उसका कारण यही है, बिकॉज यू डोंट नो द लॉजिक। अगर आप किसी चीज का लॉजिक जान जाते हो तो आप नहीं भूलते। एग्जाम्पल दूं, आपने चाय बनाना सीख लिया, आपने अच्छे से चाय बनाई, कुछ साल आपने चाय नहीं बनाई, आप चाय बनाना भूलोगे नहीं, बिकॉज यू नो द लॉजिक कि चाय कैसे बनाई जाती है, आपने उसको प्रैक्टिस किया है। तो अब आप क्या हो, चाय बनाना नहीं भूलोगे, कुछ साल बाद भी आप चाय बना लोगे, 19-20 के साथ आप बहुत अच्छी सी चाय उसमें आप बना लोगे। सेम यहां पर भी वही चीज होता है। जब हम बिना लॉजिक के किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ जंप कर जाते हैं तो हमारा वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। कॉन्सेप्ट के लिए लॉजिक और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट इट, हम शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें इंडस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी, वाई इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहां पर ये जो मेरा लॉजिक आज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा इसका पढ़ने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आया था मेंस में कि इट प्रोवाइड डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट। ध्यान से याद रखिएगा, इट इज प्रोवाइड डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट, यानी ये व्युत्पन्न रोजगार उत्पन्न करता है। अब प्रश्न ये आएगा कि सर ये व्युत्पन्न रोजगार क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट, व्युत्पन्न रोजगार क्या है हमारे लिए। तो ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली क्या होता है अगर आप देखेंगे तो चाइना की सक्सेस में, ताइवान की सक्सेस में, साउथ कोरिया की सक्सेस में, जापान की सक्सेस में, एशियन टाइगर्स की सक्सेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट रहा है वो इंडस्ट्रीज रही है। और आप ये देखिए, चाइना दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री होने के बावजूद आज उसने अपनी बहुत बड़ी आबादी को रोजगार दे दिया है, गरीबी को काफी हद तक कम कर दिया है, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय उनकी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमी ऑफ स्केल पर गेम कर रहा है। आज वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है कि अमेरिका भी उसको आंख नहीं दिखा सकता, और आज वो अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के प्रयास में है। तो एक देश के लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम होता है। भारत और चीन लगभग अगर 1970 की बात करें, 1970s तक एक साथ चल रहे थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था दोनों की जीडीपी में, लेकिन अचानक से चाइना ने अपने आप को बदला है और वो इंडस्ट्रियस कंट्री के रूप में आगे चलता चला गया। वहीं भारत को अगर देखें तो भारत एग्रीकल्चर डोमिनेंस रहा, फिर वो सर्विस में चला गया, लेकिन उसने इंडस्ट्रीज को डेवलप नहीं किया। दिमाग में बहुत से क्वेश्चन आएंगे क्यों नहीं हुआ, ये मैं आपको आगे जवाब दूंगा। बट इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी कंट्री को देखोगे वो इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स को डेवलप करना चाहता है। क्यों डेवलप करना चाहता है, ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट यानी व्युत्पन्न रोजगार। जब आप इंडस्ट्री में कोई एक रोजगार पैदा करते हैं, याद रखिएगा, when there is a one employment in industries there is a nearly 2.7 employment in other sectors. yes, इसी को व्युत्पन्न का मतलब होता है इंडस्ट्री में आपने एक रोजगार पैदा किया, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में, अदर सेक्टर्स में
2.7 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन के हिसाब से, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर आप किसी और सेक्टर में लेकर जाते हो, आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो वो एक काउंट होगा, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो तो ये नियरली 2.7 एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देता है इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब होता है इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपैक्ट। अगर आपने इंडस्ट्री को आगे लेकर गया तो बहुत तेजी से आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, इंप्लॉयमेंट पाना शुरू कर देती है, बिकॉज आपकी इकोनॉमी के अदर सेक्टर्स में ढेर सारा रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू हो जाता है। मान लीजिए अगर आप, अभी मैं डिस्कस करूंगा, मान लो फूड इंडस्ट्री पे आप गए तो ये अपना इनपुट एग्रीकल्चर से लेगा और अपनी मशीनों के लिए सर्विस सेक्टर को भी अटैच कर लेगा। इसका मतलब है कि जो इंडस्ट्री की जॉब होती है वो इकोनॉमी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब ब्रिटेन में जब वहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो आपने क्या देखा, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक क्रांति के बाद अचानक से ब्रिटेन का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। वो अपने ट्राइबल कल्चर से निकलते हुए बहुत बड़ी ताकत के रूप में कन्वर्ट हो गया। जिन जिन कंट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस हुए या इंडस्ट्रीज प्रॉस्परस हुई, आपने देखा उसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी की पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया। इंडिया के साथ यही सबसे बड़ा फेलियर हमें देखने को मिला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। सो हम पढ़ते तो हैं, एनसीईआरटी में ये बातें नहीं लिखी हैं, पढ़ते हैं क्या रे इंडस्ट्री 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 के इतने पार्ट हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी दुनिया भर की बातें करते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर यूपीएससी में आप जा रहे हो तो आपके लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दिस क्रिएट लॉजिक एंड लॉजिक क्रिएट नॉलेज। वाई क्रिएट लॉजिक एंड लॉजिक क्रिएट नॉलेज, और नॉलेज आपकी सक्सेस का बेस है। मेरी इस लाइन को याद रखना आज से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर जब तक वाई के साथ आप नहीं जोड़ोगे तब तक आप लॉजिक की तरफ नहीं जाओगे, लॉजिक की तरफ नहीं जाओगे तो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा तो यूपीएससी तुम्हारा नहीं है। ये बात आप मान के चलना। क्लियर है दोस्तों? तो हम यहां से एक एक पॉइंट को, मेरी आदत है मैं बाल की खाल जरूर निकाल लेता हूं। नेक्स्ट वन, आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग देखते हैं कि आगे हमारे पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। तो अब इसका हमें मतलब समझना है कि डेरिवेटिव इंप्लॉयमेंट ये व्युत्पन्न रोजगार उत्पन्न करता है, यानी ये सबसे बड़ी बात है, इंप्लॉयमेंट को बढ़ाने का काम करेगा। इट विल इंक्रीज इंप्लॉयमेंट, राइट। ये रोजगार को बढ़ाने का काम करेगा और रोजगार के बढ़ते ही क्या होगा, पुअर्टी जो होगी, गरीबी। एम्प्लॉयमेंट इज व्हाट? एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा क्या होती है? इट इज अ वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम, यानी कि ये आय के वितरण का साधन है। वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम। अगर किसी के पास कुछ है तो वो आम तक कैसे पहुंचेगा? मैं नौकरी कर रहा हूं, 10,000 की नौकरी है तो मुझे 10,000 रुपए प्राप्त हुआ ना। अब 10,000 रुपए लेकर मैं मार्केट में जाऊंगा, अपने लिए सामान खरीदूंगा, अपनी जो है वो डिमांड क्रिएट करूंगा। सो क्या होगा कि आप जैसे जैसे इंप्लॉयमेंट इंक्रीज करते जाओगे, पुअर्टी अपने आप, गरीबी कम होती चली जाएगी। और किसी भी राष्ट्र के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम फॉर एनी कंट्री, दैट इज अ पुअर्टी रिडक्शन। पुअर्टी सबसे बड़ा दुश्मन है। पुअर्टी हर चीज में जो है वो सबसे बड़ा नुकसान करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट है, डायरेक्ट स्टैट है कि आप पुअर्टी रिडक्शन करते जाइए, वे ऑफ लाइफ, लिविंग स्टैंडर्ड और सब कुछ अपने आप बढ़ता जाएगा। गरीबी का मतलब ही होता है वंचना, गरीबी का मतलब ही होता है एक्सक्लूजन। मेरे पास मकान नहीं है, खाने का नहीं, कपड़े नहीं है, मैं जो है वो अस्पताल नहीं जा सकता, मेरे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इट्स ऑल अबाउट पुअर्टी। पुअर्टी मींस फ्रीडम ऑफ चॉइस का ना होना, वंचना का होना। तो अगर आप वंचना से बचा ले जाते हो, आप जो है उसको एक्सक्लूजन से इंक्लूड कर ले जाते हो, दैट्स एवरीथिंग। यही तो किसी भी राष्ट्र का मुख्य जो है लक्ष्य होता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो यही है। क्लियर है? अभी ये सज्जन ने लगातार एक ही मैसेज किए जा रहे हैं, भाई 12th कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्टर बैच आफ्टर 12th के लिए कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, इसको ज्वाइन करो तभी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट वन। अब सवाल है कि ये हमारे लिए क्या काम करता है। भारत में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कभी बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो नहीं पाया। अभी भी आप देखो, हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, फलाना ढिकाना करते रहते हैं, लेकिन आज भी हमारी थर्स्ट बहुत ज्यादा है, हम बहुत ज्यादा उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय में उद्योग का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या योगदान है। क्लियर है? कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान 27% ऑफ द जीडीपी, जीडीपी के 27% पर 27%, जीडीपी के लगभग 27%, 27-28%, ये आगे पीछे होता रहता है, बट दैट इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। तो मीनिंग इज कि यूपीएससी कभी एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं पूछेगा। इसका मतलब ये कम है। क्यों कम है? ये एक डिबेटेबल इशू है। तो इसमें भी बात करें, 70% जो जीडीपी का है वो मैन्युफैक्चर यानी विनिर्माण के पास है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 70% विनिर्माण के पास है, और 10% के अंदर माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एक्टिविटीज हमारी आ जाती हैं, जो इंडस्ट्रियल पार्ट होता है, यानी कि खनन का कार्य हो गया,
विद्युत उत्पादन हो गया 10%, याद रहेगा 27% ऑफ जीडीपी कॉन्स्टिट्यूट विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 17% मैन्युफैक्चरिंग, 10% जो है वो अदर एक्टिविटीज, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, काफी कुछ करना है। लेट्स स्टार्ट इट। कि जब हम किसी इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो इंडस्ट्री को जब डिस्कस करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है, मतलब जो है वो हमारे उद्योगों का वर्गीकरण क्या हो सकता है, उद्योगों के वर्गीकरण के क्या क्या आधार हमारे पास उपलब्ध हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, सबसे पहले लिखो हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों का वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है, उद्योगों का वर्गीकरण लिखिए। अमित श्रीवास्तव का क्वेश्चन आया कि आई हैव आस्क अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। कल शाम की क्लास आपने नहीं देखी, कल मैंने जो है स्कूल के स्टूडेंट्स, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं और जो है जॉब वाले, दोनों के लिए मैंने टाइम टेबल बताया था। सो बेटर टू गो माय चैनल एंड शाम को 5 बजे एक क्लास हुई थी, आप उस क्लास को देखें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछने से कुछ नया नहीं होता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ लिमिटेड टाइम। कल शाम को 5 बजे मैंने जॉब वालों और कॉलेज वालों के लिए टाइम टेबल बता दिया है। शिवानी ने पूछा है कि सर व्हाट वाज द रीजन टू जंप द फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। इज अ वेरी बिग कोर्स, बहुत बड़ा टॉपिक है, इट नीड्स अ कंप्लीट लेक्चर, एक बहुत बड़ा सेगमेंट चाहिए होगा। फर्स्ट यू हैव टू लर्न अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक कल्चर। ठीक है, अब आप कहेंगे इंडियन इकोनॉमी तो सुना था, इंडियन इकोनॉमिक कल्चर क्या होता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये सेगमेंट्स क्या होगा, कि हम क्यों जो है एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ जम गए। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट इट नीड्स अ सेपरेट टाइम, एक बहुत बड़ी कहानी इसके पीछे बुनी जाएगी, बहुत कुछ ऐसा रीजन था पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, जिसने हमें इस तरह के जंप करने के लिए मजबूर किया। यू हैव टू फाइंड आउट द 2 major turning points over there, but that is not part of this course, right? इसके साथ हम नहीं जाएंगे। हम जब डिबेट में जाते हैं तो हम ये सब, हमारे जितने भी बच्चे कॉन्सेप्टर के फाउंडेशन से आप किसी को पूछो, उनको ये बात रटी पड़ी होगी। चलिए हम नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि कृषि आधारित उद्योग। अच्छा, भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, जो एग्रीकल्चर डोमिनेंस कंट्री है, तो यहां पर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री शुरुआती दौर से, आज से नहीं, ये अंग्रेजों के समय से या उससे पहले भी इसका हमारे पास जो है डोमिनेंस रहा। इस इंडस्ट्री को इनपुट कहां से मिलता है, तो एग्रो बेस्ड लिखो, लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योग। इट टेक्स इनपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ये जो है कृषि से अपना आगत प्राप्त करता है, कृषि से अपना इनपुट यानी आगत प्राप्त करता है। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था विभिन्न प्रकार की फसलें, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, कपास उद्योग, वुलन इंडस्ट्री, ठीक है, वुलन इंडस्ट्री, ऊन उद्योग, जूट इंडस्ट्री, जूट उद्योग, रबर इंडस्ट्री, रबर उद्योग, जैसे आप साउथ में जाओगे केरल साइड में, शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, यू रॉट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि खनिज आधारित उद्योग। लिखते जाओ तेजी से और इसको रिवाइज करते जाओ, क्योंकि इसके अगले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो बेसिकली इस इंडस्ट्री को हम लोग जो है वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री भी कहते हैं, यानी कच्चे माल आधारित उद्योग, बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कहां कितना उपलब्ध है। इसके लिए ज्योग्राफी के साथ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ज्योग्राफी और इकोनॉमी यहां मैच करती है कि कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में भारत में लोहा, कोयला, जस्ता, तांबा, टिन, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है दोस्तों? तो दिस इज द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपके साथ लेकर आना पड़ेगा। तो मिनरल यानी खनिज आधारित उद्योगों में बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, यानी कि ये रॉ मटेरियल बेस होता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें इसमें आएंगी, जैसे आयरन एंड स्टील। इफ यू डिस्कस अबाउट दैट, तो दैट इज आयरन एंड स्टील। यहां पर क्या होगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसको बड़े पैमाने पर, अभी मैं इसको और एलेबोरेट भी करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट उद्योग हो गया। सीमेंट उद्योग हो गया, एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, ठीक है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, ये प्रमुख उद्योग हो गए जो मिनरल बेस्ड चलते हैं,
जिनको खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, ये रॉ मटेरियल अपना जो है सेगमेंट इसको डेवलप करते हैं। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट मूव ऑन। अगला कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, यानी उपभोग आधारित उद्योग। राइट, उपभोग आधारित। तो उपभोग आधारित की अगर हम बात करें तो उपभोग आधारित में अगर हम सेगमेंट देखें कंज्यूमर बेस, जैसे आप जो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, आपका आटा हो गया, ये सारी इंडस्ट्री वो जो होती है जिसको आप कंज्यूमर एंड पॉइंट पे, इसके बाद ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। कोई ऐसी सिलाई मशीन हो गई, तो इसका मतलब हो गया कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी कि उपभोग आधारित उद्योग हो गया। देखो कंज्यूमर बेस, उपभोक्ता आधारित उद्योग। भैया धीरज राय हिंदी में नहीं पढ़ा रहे तो किसमें पढ़ा रहे हैं तुम्हें हम? हिंदी तुम्हें 5 भाषाएं मुझे आती हैं, पढ़ लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ो तो, तुम तो भाषा के चक्कर में पढ़ो। कल भी समझाया था कि यूपीएससी नॉलेज का एग्जाम है, भाषा का इम्तिहान नहीं है, समझे बबुआ? तो आप इसमें जो है उसको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है, नॉलेज गेन करिए। इसमें कौन सी ऐसी चीज लिखी? पहली बात तो मैंने सारे शब्द छोटे कर दिए, क्योंकि मैं LWMI नोट्स है, तो इसका सीधा सा मतलब है मैं ऐसे नोट्स, मेरे बच्चे अपनी दीवारों पे नोट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्टर पे ऐसे जाके पूछो, फाउंडेशन पूछो, उनके कमरे नोट्स से भरे होते हैं, उनके नोट्स कॉपियों में नहीं होते, मेरे बच्चों के नोट्स कॉपियों में नहीं होते हैं, ठीक है। और उनके रूम्स की मैं फोटो भी भेज दूंगा अगर आप कहेंगे, तो उनके नोट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे चारों तरफ, ब्रश भी कर रहे हैं, बाल भी जा रहे हैं, तो उनका रिवीजन होता रहता है। टीचर जब इतनी मेहनत कर रहा है, सारा काम तो मैंने आपसे छोटा कर दिया, ये थोड़े ना मैं बैठ के हाँ लिखो, ये वाला परंपरा हमारे यहाँ नहीं होती है। हम बहुत मेहनत करते हैं अपनी चीजों के लिए, पहले हम उतनी ही चीज लेकर आते हैं जो आपको हुक कर सके, आपको अगले पॉइंट पे लेकर जा सके। अब इसमें भी तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो प्रभु तुम्हारा तो भगवान मालिक है, तुम पहले बजाज सर की इंग्लिश की क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना, 500 रुपए मात्र है, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चले, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो उपभोक्ता आधारित, यानी आप इसको कंज्यूम कर ले जा रहे हैं, लास्ट में है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ब्रेड हो गया, शुगर इंडस्ट्री हो गया, टूथपेस्ट हो गया, जैसे वो कोलगेट वाला प्रचार आता है, तो ये आपने कंज्यूमर इंडस्ट्री आपकी हो गई। क्लियर? अगला है कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्री भारत की विकास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज नोन एज कोर इंडस्ट्री, इसको हम लोग कोर इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। तो कोर इंडस्ट्री यानी कि इसको कोर उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो कोर उद्योग वो जो होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो बेसिकली हमारी पूरी इकोनॉमी का आधारभूत तथ्य बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्री हो गई जो भारत की विनिर्माण, भारत की अवसंरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है? मान लो स्टील इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोल हो गया, जिनके बिना भारत का विकास अवरुद्ध हो सकता है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसकी वित्तीय सुरक्षा, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट। हम कोर इंडस्ट्री में हम अगले पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने ये देखा स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, ये सारा जो है हमारा सेगमेंट यहां पर रन कर रहा है। आगे आ चलते हैं। भारत के निर्माण के लिए अगला कुछ होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि लघु उद्योग। लघु उद्योग कहा जाता है इसमें, चूंकि डाटा चेंज होता रहता है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एक्चुअली क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री होती है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो लघु उद्योग के रूप में लिखें, लघु उद्योग। तो इसमें आप 1 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट, इन्वेस्ट अप टू द 1 करोड़ रुपीज। बट इंपॉर्टेंट कुछ और है, ये बेसिकली क्या होता है, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाई जाती। तो ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो ग्रास रूट लेवल पे आपके गांव देहात कस्बे में, ये जो आसपास के क्षेत्रों में जो जो है रोजगार देते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यानी ये एक तो ये बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करते, दूसरा ये जो ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगली कैटेगरी हमारी हो गई स्मॉल स्केल, यानी ये कैपिटल बेस है, कितनी पूंजी आप लगा रहे हैं, ठीक है, हाउ मच इन्वेस्टिंग यूर हेयर, राइट। चलिए नेक्स्ट, अगला है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने पर। अच्छा, इसकी हमारे यहां बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं बन पा रही है। अगर हम अमेरिका, उसकी चाइना की बात करें तो चाइना का मॉडल आपको पता है, कितने लोग चाइना का मॉडल जानते हैं?
ठीक है, चाइना का, आखिर चाइना इतना ताकतवर कैसे हुआ, चाइना आज जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल पे कैसे काम करता है, पूरी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, चाइना इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसा कैसे हुआ कि दुनिया में सबसे ज्यादा साइकिलों वाला देश जो है आज दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मालिक बन बैठा, इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने लगा। चाइना जिसको कॉपी कैट कहा जाता था कि वो किसी की भी नकल कर लेता था और अपने यहां बना लेता था कबाड़ सा, आज वो दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का मालिक कैसे बना? डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा। और इसका जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हमारे यहां लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है, जैसे मान लीजिए आपने कोई बड़ा बड़ा उद्योग लगा दिया, ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जब आप करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बना रहे हैं, बट हमारे यहाँ अभी भी हम चाइना के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, बहुत ही हमारे यहाँ कम जो है वो उद्योग हो रहा है। इसका कारण है एक उनका मॉडल होता है, ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाता हूं, लेकिन आपको यहां इंट्रोडक्शन दे दूं। दे हैव फिश बोन मॉडल, जब मैंने उसकी जो है वो फिश बोन मॉडल वो यूज करते हैं, राइट। तो फिश बोन के केस में क्या होता है, फिश बोन के केस में यहां पर डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि वो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दोनों को वेल डेवलप कनेक्ट कर लेते हैं। लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए कंपोनेंट सप्लाई करती है। यानी कि अगर कोई एक मोबाइल है फॉर एग्जांपल, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग जगहों पे बन रहे होंगे जहां पर कॉस्ट कम होती है, और फिर वो उसको एक सबसे बड़ी दुनिया की असेंबली लाइन चाइना के पास है, उसको एक असेंबली लाइन पे डालते हैं और वहां पर क्या होता है, वो मैन्युफैक्चर होकर ये पूरी दुनिया के पास बिकने के लिए चला जाता है। जब तक हम तैयारी कर रहे होते तब तक चाइना वाले सामान बनाकर पूरी दुनिया को बेच देते हैं। फिश बोन स्ट्रक्चर यहां पर वो क्रिएट करते हैं और इस तरह से उनकी जो कनेक्टिविटी है उनको दुनिया का फैक्ट्री बनाती है। वो इतना सस्ता सामान इतने बड़े स्केल पर क्रिएट कर देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। उनकी फर्म्स ऐसी हैं जहां 2-2 लाख कर्मचारी एक ही छत के नीचे काम कर रहे होते हैं। और हमारे यहां क्या है, हमारे यहां इन दोनों में कनेक्टिविटी नहीं है। लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल दो स्कैटर्ड सेगमेंट्स में काम करते हैं। भारत सरकार की परिभाषाएं भी इतनी गजब है कि आपका दिमाग घूम जाएगा कि हम अगर इंडस्ट्री में नहीं डेवलप कर पाए, जैसे एक बच्ची ने पूछा कि हम इंडस्ट्री में आगे क्यों नहीं जा पाए, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी पॉलिसी बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिस्टर्ब रही है। हम समझ ही नहीं पाए कि हमें करना क्या है। क्लियर है दोस्तों? इसके बारे में मैं आगे एनसीईआरटी क्लास के बाद बात करूंगा। नेक्स्ट वन, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जिसकी मालिकाना हक, जिसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, राइट। दिस इज नोन एज पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो है वो लोक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। दैट इज ऑपरेट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जिसका नियंत्रण होता है। जैसे मान लो भेल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, जो सरकार की, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सरकार का निकाय होता है। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर जैसा आप जानते हैं कि दैट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट ऑनर, प्राइवेट जो है प्रोपराइटर, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब उसका जो है यानी कि लोग जो होते हैं उसका पे अपना मालिकाना हक रखते हैं। मान लो मेरी फर्म है तो मैं उसका मालिक हूं, तो फॉर क्या हुआ, दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर फर्म। तो ये उसके रूप में हमारे सामने आती है दोस्तों। दिस इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हम इंडस्ट्री को लगाते कहां, विच ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। वो तो हमने एक डाटा को देखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी इंडस्ट्री की अवस्थिति, यानी वो उसकी लोकेशन, उसकी स्थापना कहां की जा सकती है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें होती है। यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मेंस में भी और प्री में भी। चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम जो है वो औद्योगिक जो है स्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, औद्योगिक स्थान, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी मेरी इंडस्ट्री कहां होनी चाहिए कि जिससे ये प्रॉस्परस हो सके, जिससे ये आगे बढ़ सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल। ये हमेशा कच्चे माल, नंबर 1 याद रखिएगा, शुरू करिए इसको लिखना, ठीक है। कच्चे माल पर निर्भर करती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल पर डिपेंड होती है। सबसे पहला कि कच्चा माल उद्योग के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा कहता है लेबर, श्रमिक जो होता है, सस्ता श्रमिक, आसानी से उपलब्ध श्रमिक, इसका दूसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ध्यान से आपको करना है। तीसरा, आपको पूंजी कहां मिल जाएगी, कैपिटल, पूंजी कहां मिल जाएगी, राइट। और चौथा जो है वो, अगर बड़े उद्योग हैं तो उसको पावर यानी शक्ति की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोल की पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की पावर हो, हाइड्रो पावर हो यानी जल शक्ति हो, शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और सबसे अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, बाजार कहां उपलब्ध है, मार्केट जहां पर मुझे अपना सामान बेचना है। तो ये कंपोनेंट्स आपको सबसे प्राइम कंपोनेंट के रूप में आएंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आपको चाहिए, उसके बाद आपको श्रमिक चाहिए, सस्ते श्रमिक चाहिए, कुशल श्रमिक चाहिए, अकुशल श्रमिक चाहिए,
आपके जो है इंडस्ट्री के नेचर पे है। इसके बाद आपसे पूछता है पूंजी कितनी लग रही है, कैपिटल कहां है आपके पास, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट पूंजी हो चाहे वो सरकारी पूंजी हो। इसके बाद पावर यानी शक्ति की बात करता है, और फिर उसके बाद कहता है मार्केट। ये कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इनका हमेशा ये आरोही या अवरोही क्रम नहीं, याद रखिएगा। दिस इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, बिकॉज कई इंडस्ट्री का नेचर बदलता रहे। अभी मैं आपसे वही बताऊंगा। सम इंडस्ट्री नीड्स रॉ मटेरियल फर्स्ट, उनको कच्चा माल पहला चाहिए, किसी को जरूरत पड़ेगी पावर की और किसी को जरूरत पड़ेगी सबसे पहले मार्केट की। याद रखिएगा सभी का ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, बी केयरफुल अबाउट दैट, राइट। तो अब हम लोग जो है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगला हमारा पॉइंट क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन पे हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल हैं, यस या नो। चलें आगे। पुरुषोत्तम कुमार ने पूछा है कि सर महिलाएं जो घर घर जाकर काम करती हैं इनके बारे में गवर्नमेंट रोजगार क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि अभी आप रोजगार का नेचर ही नहीं जानते हैं। सरकारें जब अत्यधिक रोजगार देती हैं तो सरकार का आकार बढ़ जाता है। जब सरकार का आकार बढ़ जाता है, यानी जिसको आप लोग सरकारी नौकरी कहते हैं, जब सरकार का आकार बढ़ जाता है तो सरकार के आकार में भ्रष्टाचार आ जाता है, और भ्रष्टाचार इसको हम लोग लाल फीताशाही रेड टेपिज्म कहते हैं। नतीजा क्या होता है कि उसकी ग्रोथ हमेशा के लिए बंद हो जाती है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपसे कहा था, ये देखिए मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था ना कि हमारा इकोनॉमिक कल्चर क्या। जब आप मेरे साथ क्लास में आओगे तो मैं एक एक चीज को ऐसा खोल देता हूं कि सारे सवालों के जवाब अपने आप खुद ही डिडक्ट कर लोगे कि इसका ये होना चाहिए, इसका ये नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे काम करी है, उसको कैसे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, आपको बेस नहीं पता अपने क्वेश्चन का कि मैं ये क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको अभी अपना सोशल इकोनॉमिक कल्चर ही नहीं पता है कि वो चीजें क्या होती हैं, इसीलिए आप परेशान यहां पर घूम रहे हैं। नेक्स्ट वन। सर हम इकोनॉमिक्स में क्यों नहीं डोमिनेट कर पाए? बहुत से क्वेश्चन है इसमें, बहुत से इसमें आयाम है, तो इतनी जल्दी ये सवालों का जवाब नहीं दिया जा सकता। हम अभी यहां रहें तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए आपको एक जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन। तो अगर हम आ जाते हैं, अब मैं नेचर बताता हूं कि ये सारे पैरामीटर्स एक साथ काम नहीं कर रहे होते, हमें अलग अलग की तरफ शिफ्टिंग करनी पड़ती है। सपोज दैट यू आर एंटरिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है वस्त्र उद्योग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वस्त्र उद्योग। तो वस्त्र उद्योग में क्या करना पड़ेगा? वस्त्र उद्योग में आपको सबसे पहले, मैं मान लो कॉटन टेक्सटाइल ले लेता हूं। भारत प्राचीन समय से ही कॉटन टेक्सटाइल यानी कि जो है कपास उद्योग में, कपास के जो है वो सेगमेंट में, सूती कपड़े में, वो बहुत जबरदस्त उसका डोमिनेंस रहा है, ठीक है। तो जैसे सूरत को ही हमारे यहाँ कॉटन पोलिस कहा जाता था अंग्रेजों के समय में। अंग्रेजों ने भी सबसे पहले वहां पर अपनी कॉलोनीज बसाने की कोशिश की थी, अपने जो है वो फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था, कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल। कौन सी? काली मृदा होती है। इसको क्या बोलते हैं? रेगुर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा मुझे बताओ, कल जब मैंने इसका आंसर दिया था कि ब्लैक सॉइल क्यों कॉटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कितने लोग मुझे इसका जवाब देंगे? चलिए, अभी केवल मेरा काम थोड़ा ना केवल चिल्लाते रहना, कुछ आप भी जवाब दो। मेरी क्लास बड़ी इंटरेक्टिव होती है। अगर मैंने पढ़ा दिया और आपने कहा हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मुझे अगले दिन गिव एंड टेक वाला काम चाहिए, मुझे अब आपसे वापस भी चाहिए, ठीक है। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर आप मेरे दुश्मन कहलाओगे। मैं थोड़ा सा अलग किस्म का मास्टर, हम थोड़े दूसरे किस्म के हैं। बताएं सर, मुंह खोलें अपना इतना बड़ा सा। अरे किट्टू शुक्ला, हिंदी में कैसे बताएं? कॉटन टेक्सटाइल का मतलब होता है कपास, ठीक है, ये आपका कपड़ा उद्योग है, सूती कपड़ा। ब्लैक सॉइल का मतलब होता है काली मृदा। रेगुर उसका नाम है, एग्जाम में आया हुआ है। और बताओ कितनी हिंदी में बताएं प्रभु? कैबिनेट सचिव कैसे बने? अरे प्रभु पहले आईएएस में कम उम्र में एंट्री ले लो, तब जाके कैबिनेट सचिव बनोगे। चलिए, हो गया? यस, मयंक का बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश मयंक, वेल डन। नहीं जोगिंदर, गलत है। पानी की खपत कम नहीं होती है। इसमें मैंने आपको बताया था बहुत ही खास तरह की ये सॉइल होती है। इसका ऊपरी परत जो है वो कड़ी हो जाती है, निचले में क्या होता है? पानी रिटेन करके रखता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है, इसीलिए शुष्क मौसम में भी ये फसलों को नमी सप्लाई करता रहता है। और यहां पर इसकी मैं मैकेनिज्म आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे ये जो है वो क्या करता है, हीट को एक तरह से इंसुलेट कर देता है इसके साथ। शाबाश, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने भी इसका जवाब दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई, राइट।
ये देखो दीक्षित साहब, ये दक्कन के पठार से बना, तो क्या करें, दक्कन से पठार से बना है तो उसमें हमारी क्या गलती है? मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूं, तुम बता कुछ और रहे हो। यही चीजें होती हैं जो आप कहते हो ना कि साहब हमने तो पढ़ लिया और हमारा जो है सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसका कारण यह है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो आपको जो एग्जैक्टली पढ़ना होता है और उसके साथ समझ, टीचर का आपको रोल समझ में आया? एक बार पढ़ने पे कहां इतनी जल्दी से अगर आईएएस बन जाते फिर तो हर महीने जो है 2-4 आईएएस निकलते रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टीचर का जो काम होता है, आपको बार बार, आपको पता होता है, उसको पता होता है कि कहां आप गलती करने जा रहे हो, तो वो बार बार आपको क्या करता है, रिफर्बिश करता है, उसको आपको रगड़ता रहता है, याद दिलाता रहता है, आपके दिमाग को स्ट्राइक करता रहता है, आपकी गलतियों को छांटता है, तब जाकर आप पहुंचते हो उसमें। यही सबसे बड़ा रोल होता है एक कोच का, एक टीचर का, जिसको आप नजरअंदाज कर देते हो। अरे 4 किताबें हमारे पास, अभी जैसे किसी ने पूछा ना ऑप्शनल कितनी किताब पढ़कर हम जो है वो समझ सकते हैं, तो उसका जवाब आपके पास यही है। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, आप बाजार में जाइए 20-25 किताबें खरीद लाइए, आप पढ़ना शुरू करिए। राइट, टीचर का जो योगदान होता है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। शाबाश, मेहर कृष्ण ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कपास के लिए काली मृदा इसलिए उपयुक्त होती है कि काली मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन ये अधूरा आंसर है। इसके बाद एक होता है इंसुलेशन कैपेसिटी, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। चलें, तो अब मुझे ये जो इंडस्ट्री है, ये कच्चा माल इसको सबसे पहले चाहिए, बिकॉज जब तक आपके पास जो है वो कपास नहीं होगा तब तक आप ये इंडस्ट्री प्रॉस्परस नहीं हो सकती। तो ये इंडस्ट्री किधर की तरफ मूवमेंट करेगी? जहां पर कपास की मात्रा उपलब्ध है, ठीक है, या और भी कुछ फैक्टर्स है जिसको हम देखने जा रहे हैं। जैसे ये मुख्यतः ये कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स में, यानी कि अगर जहां कपास उत्पादन करने की पट्टी है, कपास उत्पादन करने की पट्टी जहां पर भी है, वहां पर ये जो है वो क्या होगा, ये इंडस्ट्री प्रॉस्परस होगी। लेकिन और भी कारण, जैसे महाराष्ट्र में और गुजरात में, जो पहले कभी सौराष्ट्र कहा जाता था, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है वो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहां पर महाराष्ट्र और गुजरात में यहां पर क्या होता है, ये कपास उत्पादक पट्टी पाई जाती है अपनी काली मृदा के कारण। साथ ही साथ यहां पर क्या है, इन जगहों पर कुछ चीजें और भी उपलब्ध हैं जो इस इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, यहां से मेंस का एक क्वेश्चन आया, अभी मैं आपको लिखा देता हूं। कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ, यहां पर निम्नलिखित चीजों की उपलब्धता होती है, निम्नलिखित चीजों की उपलब्धता होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर 1 रॉ कॉटन, आसानी से कच्चा जो कपास है वो मिल जाता है, कच्चा कपास मिल जाता है, रॉ कॉटन। दूसरा, यहां मार्केट बहुत अच्छी उपलब्ध है। आप देखेंगे कि शुरुआती दौर से अंग्रेजों के साथ यहां पर जो होता, वहां पे इकोनॉमी, जैसे बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो वहां पर इकोनॉमी बड़ी जबरदस्त डेवलप होनी शुरू हो गई थी, मार्केट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ यहां ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन बहुत अच्छा है, बाजार बहुत अच्छा है, परिवहन बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर गुजरात और महाराष्ट्र को आप देखेंगे, इनके पास बंदरगाह यानी पोर्ट अवेलेबल है। पोर्ट की अवेलेबिलिटी से ये अपने सामान को पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, वहां पर भेज सकते हैं। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। अगला अगर हम बात करें तो लेबर, यहां पर जो है वो श्रमिक बड़े आसानी से, जैसे आपने देखा होगा देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रमिक है, जैसे बंबई हो, यहाँ पे क्या नाम है, बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, यहां से लोग क्या होता है, आप मुंबई की तरफ जाते हैं, बॉम्बे की तरफ जाते हैं, गुजरात की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां लेबर, अभी आपने लोगों ने देखा था कि गुजरात में बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई थी जब मजदूरों को वापस भेज पाने में दिक्कत हो रही थी। इसका मतलब अलग राज्यों से आए हुए मजदूर जो है वो यहां पर रहते हैं, लेबर, सस्ता श्रम यहां मिल जाता है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उस समय का जो बंबई था, एक समय जब तक बहुत बड़ा एक आंदोलन नहीं हुआ था, तब तक क्या हुआ था, बंबई में सबसे ज्यादा जो है वो कॉटन मिल्स थी, सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग अगर कहीं था प्रॉस्परस तो वो बॉम्बे में था। तो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि अन्य सभी कारकों को ध्यान में रखा जाए, इफ यू आर इंक्लूडिंग अदर फैक्टर्स, जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए, फाइंड आउट द सम साइंटिफिक रीजन अबाउट द व्हाई देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉटन इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन इन मुंबई, इन बॉम्बे, दैट टाइम ऑफ बॉम्बे। तो ऐसा क्या कारण, बोला कि सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उस महत्वपूर्ण, उस वैज्ञानिक कारण की चर्चा करिए जिसकी वजह से बंबई में सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग संकेंद्रित था। एक समय बहुत बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी उसकी, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो आप समझ लीजिए, वो है आपका मॉइस्ट क्लाइमेट। अब ये बड़ा ध्यान समझिए, मेंस का क्वेश्चन है। मॉइस्ट क्लाइमेट का मतलब होता है कि जहां पर नमी यहां पे पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है, समुद्री किनारा है, तो समुद्री किनारे में क्या होता है कि इसमें हवा जो होती है वो रिवर्स होती है। इसको समुद्री समीर और स्थलीय समीर कहते हैं, यानी कि लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो हवा क्या होती है, पानी से लैंड की तरफ और लैंड से पानी की तरफ चलती रहती है। जब हवा जो होती है पानी के ऊपर से गुजरती है, यानी कि रन ओवर द वाटर, तो ये क्या होता है, नमी अपने साथ लेकर आती है। जब आप मिलों में कताई करते हैं, यानी कि जब आप कॉटन से जो है वो सूत बनाने का, जो उसका रेशा होता है, फैब्रिक होता है, बनाने काम करते हैं, तो उसमें नमी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और नमी की वजह से क्या होता है, अगर उसको ठीक ठाक नमी मिल जाए तो वो धागा टूटता नहीं है, यानी वो सबसे फाइनेस्ट
किस्म के फैब्रिक में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो ये क्या होगा, जितना फाइनेस्ट किस्म का फैब्रिक होगा कपड़ा उतना ही अच्छा बनेगा, उतना ही फाइन बनेगा और उतना ही वर्ल्ड मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव भी रहेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि वहां का जो मॉइस्ट क्लाइमेट था, यानी कि आपको इसके पीछे ज्योग्राफी के आधार पर इकोनॉमी के क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा किस तरह से वहां पर हवाएं उत्क्रमित हो रही थी, नमी वहां पर मौजूद थी, जिसकी वजह से उसके रेशे नहीं टूट रहे थे और रेशे के ना टूटने की वजह से ही वो सबसे फाइनेस्ट किस्म का वहां पर एक ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंडीशन अवेलेबल थी और इसीलिए मैक्सिमम जो आपकी कपड़ा मिले थी वो आपकी बंबई में ही कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी। दिस इज द रीजन। क्लियर है? तो ये मेंस का क्वेश्चन हमने अभी लगे हाथ कर लिया। तो लॉजिक इसके साथ होता है, हालांकि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा दिया भी नहीं है, बट चूंकि हम लोग एक बातचीत कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूं कि आप समझें कि यूपीएससी का दायरा कितना ऊपर तक है। आप ये समझें कि एक कॉन्सेप्ट के अंदर कितने कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं और यूपीएससी कैसे उसको उधेड़ता है। तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आप ये समझ पाएंगे कि एनसीईआरटी सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन बुक है, यानी वो आपको यूपीएससी के दरवाजे पर जाकर आपसे कम्युनिकेशन करना सिखा रही है, लेकिन अंदर की यात्रा में बहुत जटिलताएं हैं, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट्स को बहुत गहराई से खोदना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन हुआ क्लियर? मेंस का एक क्वेश्चन आया, यस या नो मुझे लिख के बताओ। चलिए डन, लेट्स मूव ऑन। अगर मैं जूट इंडस्ट्री की बात करूं, राइट, एक समय बड़ा डोमिनेंस हुआ करता था। ढाका में जो बनने वाला मलमल था उसको ब्रिटेन की महारानी इस्तेमाल किया करती थी, इतना ताकतवर हुआ करता था। लेकिन विभाजन के बाद बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई, एक तरफ जो है वो वेस्ट बंगाल में कुछ अलग हो गया और बांग्लादेश में अलग हो गया। लेट्स मूव ऑन। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर यानी स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं। दिस नोन एज गोल्डन फाइबर, एग्जाम में आया हुआ है कि विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो इसको स्वर्णिम रेशा भी कहते हैं। नंबर वन, मोस्टली इसके लिए हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है, यानी उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता हमें पड़ती है। उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वन, मोस्टली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। पहले बांग्लादेश के साथ ये पूरा हिस्सा जो है वो शेयर होता था, बट नाउ जो है वो अब हमारे पास ये सेगमेंट जो है वो शेयर हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जस्ट अ मोमेंट। ना मूव ऑन। सो वेस्ट बंगाल में, लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा कहां पर? मेनली अलोंग द जो हुगली रिवर है, वर्क्स ऑफ द हुगली रिवर, यानी कि जो हुगली नदी है उसके जो डेल्टा है उसके किनारे किनारे आपको सबसे ज्यादा जूट की जो है वो हमें उत्पादन देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए आजादी के पहले तक, जब हम विभाजन नहीं हुआ था तब तक हमारे पास मैक्सिमम फैक्ट्रीज हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं दूसरे प्रकार की इंडस्ट्री में। ये तो हो गया जो एग्रो बेस्ड थी, तो इसको कच्चा माल जहां चाहिए वहां पर ये लोकेटेड हो जाता है। अब हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर हम जो है वो एक लौह उद्योग की बात करें, स्टील इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री उद्योग की बात करें, तो कहता है कि इसके लिए हमें कच्चा माल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मार्केट से दूर कच्चे माल के पास रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे आयरन ओर हो गया, इसको चाहिए होगा। कोकिंग कोल हो गया, जिस कोयले को जो है जलाने, प्रगलन करने में, उसको गलाने के लिए काम आता है, मेल्टिंग करने के लिए काम आता है। और लाइम स्टोन जो चूना होता है, तो इसके लिए तो पहले लौह अयस्क चाहिए, साथ ही साथ इसको जलाने वाला कोयला चाहिए और लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर चाहिए। इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है किस अनुपात में? 4:2:1, 4:2:1 में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए? हमें इसके लिए कच्चा लोहा चाहिए, आयरन और लौह अयस्क चाहिए, साथ ही साथ हमें जो है वो जलाने वाला कोयला चाहिए और लाइम स्टोन यानी कि हमें चूना पत्थर की आवश्यकता यहां पड़ने जा रही है। तो इसको 4:2:1, तो ये इंडस्ट्री किधर की तरफ जाएगी? जहां कच्चा माल उपलब्ध होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कंजप्शन बेस्ड इंडस्ट्री में आप ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, तो आप किधर रहना चाहेंगे? आप खेतों की तरफ जाना चाहेंगे या बाजार की तरफ? क्योंकि ये बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी, 2-3 दिन ब्रेड इस्तेमाल ना हो खराब हो जाएगी। तो आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो शहरों में या बाजार के आसपास उपलब्ध होगी। तो लोकेशन के ये फैक्टर जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर है? चले नेक्स्ट। अब आपको पहला क्या काम करना है?
भारत में जो ये कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री है, इनको मैपिंग करनी है। ठीक है, आपको इसको फाइंड आउट करना है और इसकी मैपिंग करनी है, और हम इसके बाद बात करेंगे। अब हम आपसे यहां पर बात करने जा रहे हैं होमवर्क को लेकर, और होमवर्क है कि क्या इंडस्ट्री एब्सोल्यूट्स हैं, इंडस्ट्री से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के कौन कौन से पॉइंट आप देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेरे साथ आपको करना पड़ेगा, हर चीज आपको पका पका देंगे तो फिर आपका दिमाग जो होगा वो जंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, आपको एक टॉपिक में दे रहा हूं कि कैसे इंडस्ट्रीज यानी उद्योग और पर्यावरणीय अवनयन के कौन कौन से बिंदु आपके पास उपलब्ध हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज और पर्यावरणीय डिग्रेडेशन के आपके कौन कौन से पॉइंट्स आपको उपलब्ध हैं, बताएं आप मुझे। ठीक है, पर्यावरणीय अवनयन, तो इसमें आप एयर पॉल्यूशन पॉइंट्स, वाटर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, हेल्प कर देता हूं आपको, राइट, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरणीय हैजार्ड, जैसे आपने देखा होगा तमाम तरह के डिजास्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, डिजास्टर्स जैसे भोपाल गैस कांड में हुआ था, इंडस्ट्रियल हुआ था ना, तो ये आपका होमवर्क है। फाइंड आउट इंडस्ट्री जो होती है वो पर्यावरण को कैसे नुकसान अवनयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको क्या करना है, इसके जो है वो होमवर्क आपको करना है इसके साथ। हाउ, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने इसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे। अब आपका काम है थोड़ा सा आप इसमें जो है वो अपना फोकस करिए, निकालिए। थोड़ा सा अलग पॉइंट है, मैंने इन्वायरमेंट का पार्ट भी जोड़ दिया, बट आपको ये सिखाने की कोशिश है कि दो अलग अलग बिंदु हैं आपको, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंट और इंडस्ट्रीज अलग नहीं हो सकती, बिकॉज यहां पर मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर चीज का कारण और प्रभाव होता है, कॉज एंड इफेक्ट हमेशा मौजूद होता है। अगर कोई चीज लॉजिक है, लॉजिक को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि देयर मस्ट बी ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी कारण और प्रभाव होगा तभी वहां लॉजिक जनरेट होता है। तो कुछ चीजें आप मेरे साथ सीखेंगे कि चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको, आपके दिमाग को एक तरह से चुंबक में कन्वर्ट करना चाहता हूं कि आप इंफॉर्मेशन को खींचना सीखें, आप ये समझें कि कैसे ये चीजें मेरे पास आ रही हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं फीडबैक में। जो मेरा नोट्स बनाने का स्टाइल है वो आपको कैसा लगा आप जरूर इसमें बताएं।